नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुल्लड़ प्रयास क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परिचर्चा करेंगे आपका जो 7 तारीख को पेपर लगा था और राजस्थान पुलिस का, उसके ऊपर। ठीक, आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आपको वहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिले होंगे। तो उन क्वेश्चंस में कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें आई, तो वो किस तरह से एग्जाम हॉल में आपको उन दिक्कतों को फेस करना है, इसलिए पेपर सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पेपर आप देने जाते हो तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि हर एक एग्जाम का पेपर पैटर्न फिक्स होता है और अपनी मेंटेलिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। आपकी सोच अगर एग्जामिनर की सोच से रिलेट कर जाएगी, आप रीजनिंग कर जाओगे, और अगर नहीं कर पाएगी और आप अपने लॉजिक लगाने लगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वर्तमान में जो रीजनिंग का लेवल आ रहा है उसमें आपको वो लॉजिक सीखने ही पड़ेंगे। आप मनगढ़ंत लॉजिक को नहीं लगा सकते। पहले आते थे, पहले चल जाता था। तो शुरुआत करते हैं आज अपने अपने पेपरों पे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर से रैंडम हो, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, उन्हीं पे अपन बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं आपको टॉपिक के नाम भी बताते हुए चलता हूं और वहां पर है ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला है आपकी न्याय निगमन सिलोग जिसको बोलते हैं। सिलोग जिसको बोलते हैं, ये न्याय निगमन वाला टॉपिक है। सिलोग जिसको बोलते हैं, न्याय निगमन है। न्याय निगमन का क्या है कि कथन दिया होगा, कथन हमेशा सही होगा और उसके आधार पर आपको तर्कसंगत रूप से न्याय करते हुए आपको निष्कर्ष ज्ञात करना है। इसने बोला हुआ है कुछ सफेद काले हैं, कुछ सफेद का हिस्सा किसके पास जाएगा? काले के पास जाएगा। ये काला। अब कह रहा है कोई भी काला क्या नहीं है? हरा नहीं है। कोई भी काला हरा नहीं। अब ये जो जानकारी है, इस जानकारी के आधार पर क्या समझ में आया? इस जानकारी के आधार पर समझ में आया कि सफेद का कुछ हिस्सा काले के पास है, काले का हिस्सा कभी भी किसके पास जाएगा? रहेगा। हरा सफेद के पास है। सर, हरा सफेद के पास है, आप बात करें तो हरा सफेद के पास है। ये मैं जो लाइन बना रहा हूं इस तरह से, ये बात ऐसी है कि ये यहां पर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ये यहां पर जा भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन डेफिनेट है ये कभी इसके पास नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका कुछ हिस्सा जो काले के पास है, तो क्या नहीं आप ये कह सकते हो क्या कि कुछ सफेद जो है वो कभी भी क्या नहीं होगा? हरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सफेद कुछ हिस्सा किसके पास है? काला। काला कभी भी क्या नहीं होगा? हरा नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब सफेद का कुछ हिस्सा कभी भी क्या नहीं होगा? हरा। अब देखते हैं, आगे बात समझते हैं। इसने बोला कुछ सफेद हरा है। क्या कुछ सफेद हरा है? हाँ, देखो कुछ हिस्सा ही तो इसके पास है, बाकी हिस्सा फ्री है, तो बाकी हिस्सा इसके पास जा भी सकता है और नहीं भी। तो ये यहां पर आपके लिए क्या है? ये यहां पर आपके लिए एक संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आए, देखो डायरेक्ट आंसर मत दिया करो, बताता हूं क्यों, धीरे धीरे समझना। कुछ सफेद हरा नहीं है। क्या कुछ ऐसा सफेद है जो क्या नहीं है? हरा नहीं है। 100% है। कैसे? सफेद का कुछ हिस्सा काले के पास, कुछ हिस्सा इसके पास काले के पास है, और काला कभी भी क्या नहीं है? हरा नहीं है। अगर काला हरा नहीं है तो कुछ हिस्सा, मैं ये मान लेता हूं कि ये वो हिस्सा है, तो सफेद का कुछ हिस्सा जो काले के पास है और काला कभी भी हरा नहीं है, तो कुछ सफेद हमेशा क्या नहीं होगा? हरा नहीं होगा। तो ये बात यहां पर क्या है? सही है। अब देखो बच्चा क्या करता है, जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो क्या कहेगा? सर कुछ सफेद हरा है, कुछ सफेद हरा नहीं है, आइदर और लगा देगा। बच्चे, इस क्वेश्चन में ये आंसर नहीं होगा। ये कब आइदर और होता क्या है? आइदर और का मतलब होता है दोनों में से दोनों एक टाइम पर सही नहीं और दोनों एक टाइम पर गलत नहीं। एक टाइम पर एक ही सही होगा और एक क्या होगा? गलत होगा। तो जो आपका दोनों एक साथ सही नहीं, दोनों एक साथ गलत नहीं, उसको आइदर और बोलते हैं। बस सीधा सही है। वो वर्ड अलग अलग आते हैं, वो अपन टॉपिक में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब देखो यहां पर आप देखो क्या ये है। अब देखो आइदर और की सबसे पहली शर्त होती है कि दोनों में ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। क्या यहां पर संभावना है? हाँ। क्या यहां पर संभावना नहीं? ये सच्चाई। और सच्चाई कभी भी संभावना नहीं हो सकती, और जब संभावना नहीं हो सकती तो यहां आइदर और का पेयर ही नहीं बनेगा, और आइदर और का पेयर नहीं बनेगा तो यह आंसर नहीं होता। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सर बोला इसका क्या करें? जब ये पेयर नहीं बनती तो संभावना के रूप में अपन इसको क्या करते हैं? गलत है। और अगर इसका पेयर बन जाता तो ये आइदर और में चला जाता। तो यानी यहां पर आपका दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन क्या बोला?
अवधारणाएं, धारणाएं। एक बात ध्यान रखना, धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा का मतलब होता है कि कई बार अपन बात करते हैं ना, तो बात करते हुए क्या होता है कि वक्ता कई बार अपने मन में कुछ चीजें ये सोचकर छोड़ देता है कि ये तो अगले को पहले से ही पता होगा। वही चीज़ों की तो क्या है, धारणा। जैसे अपन बात करते हैं, सड़क के किनारे कहीं जा रहे हैं, वहां पर आपने देखा होगा एक स्पीड ब्रेकर दिखा, तो स्पीड ब्रेकर लगाने वाले ने ये सोचा होगा कि जो भी इसको देखेगा अपनी गाड़ी धीमी करेगा और निकल जाएगा। उसके दिमाग में सोच होगा। आप हर कोई काम करते हो उसके पीछे की है, यानी कि धारणा जो होती है वो कथन की एक नींव की तरह से काम करती है। ठीक है, आगे अब देखो क्या कर रहा है। धारणा, धारणा के लिए हमेशा याद रखना, धारणा कथन के अंदर निहित होती है। धारणा कथन में छुपा हुआ भाग होता है, कथन में छुपा हुआ भाग है, यानी जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ भाग है, और जो अंदर छुपा हुआ होता है उसको बोलते हैं अंतर्निहित। इसलिए जब भी धारणाएं आएंगी तो उसके विकल्प में अंतर्निहित आएगा, क्योंकि धारणा कथन के अंदर की भाग होती है कि मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरी बात के पीछे मैंने क्या चीज छुपा ली, ये बात है। जैसे मैं कहता हूं आपको, मैंने बोला कि भाई सचिन है भारतीय टीम का अच्छा बल्लेबाज है, ठीक है, या सचिन के रन सबसे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सचिन के रन सबसे ज्यादा हैं, इसका मतलब बाकी लोगों के रन उतने नहीं हैं, ये तो मुझे पता है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि सचिन के रन सबसे ज्यादा है। अब देखो, राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, तो ये बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे की मेरी सोच क्या है। कह रहा है गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका। अब बच्चा अगर कथन निष्कर्ष भी एक ही समझेगा, कथन कार्यवाही भी एक समझेगा, तो वो तो गलत कर बैठेगा। यहां देखो, ये जो है ये धारणा एकदम सही है। कैसे है, समझो कैसे। कह रहा है कि राम श्याम से क्या कह रहा है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। इसका मतलब मेरी सोच क्या है कि अगर मुझे टाइम पर पहुंचना है, उसने कहा कि अगर आपको टाइम पर पहुंचना है तो आप क्या कर लेंगे, फ्लाइट पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब उसकी सोच ये है कि विमान द्वारा जो मैं अगर यात्रा करूंगा तो मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से विमान के द्वारा जो यात्रा करना है वो तेज तरीका है। अब जैसे पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने में अपने को बोलते हैं ना बच्चे, कई बार अपने बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, बेटा अगर सेंटर पे लेट होती दिखे तो बस में मत जाना, टैक्सी किराया कर लेना। क्यों? क्योंकि घर वालों के दिमाग में ये सोच होगी कि अगर ये बस से गया तो बस रुकते रुकते जाएगी, वो तेज माध्यम नहीं है, टैक्सी है वो उसको सीधे पहुंचा देगी, जल्दी पहुंचा देगी। तो ये भी तो इसके है कि अगर मुझे समय पर पहुंचना है तो मैं फ्लाइट पकड़ लूंगा। इसका मतलब समय पर यात्रा करने के लिए फ्लाइट है वो एक क्या है, सबसे तेज तरीका है। तो ये यहां पर अंतर्निहित है इसमें, तभी तो वो ये बात बोल रहा है। अब कह रहा है रेल और बस परिवहन के माध्यम, क्या आपको रेल और बस के बारे में कोई जानकारी है? कथन के हिसाब से यहां पर तुलना हो रही है कि फ्लाइट पकड़ लूंगा लेकिन रेल और बस, तो क्या आपको इसके बारे में यहां पर कोई जानकारी है? नहीं। और जब जानकारी नहीं है तो आप अंतर्निहित भावनाओं के बारे में भी बात नहीं कर सकते। यानी यहां पर कौन सी पूर्व धारणा सही है? 1 नंबर। और 1 नंबर पूर्व धारणा कौन सा उचित विकल्प है? ये कब आता? जब दोनों गलत हो जाती है। ये कब आता? जब केवल दूसरी सही होती है। ये कब आता? जब दोनों ही सही होती। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तर्क पूछा है, तर्क का मतलब क्या होता है? अब वो भी समझ लीजिए। तर्क का मतलब होता है कि मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके बात के कहने के पीछे का कारण, कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। अब देखो, कथन और निम्नलिखित तर्कों पर विचार करिए। और ये कह रहा है कार्यालयों में कंप्यूटर के सामने 9 घंटे बैठने वाले कर्मचारियों के आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन गार्ड का उपयोग करना अनिवार्य है। अब तर्क की जब बात आती है तो तर्क का याद रखना, तर्क के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपके पास तर्क का, तो उस तर्क में 2 तरह से रिजल्ट पूछेगा। तर्क का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को करने के पीछे का कारण देते हो, यानी कारण आप जब बताते हो कि ऐसा करो, वो कारण यानी आप उस चीज के पीछे की वजह बताते हो। वजह है यानी आप उसका जवाब देते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसकी वजह बता रहे हो, तो वही तो उसका तर्क है। और उस तर्क की बात करें तो उस वजह के पीछे की वजह होती है, एक तो प्रबल होती है और एक होती है दुर्बल। जैसे आपको बोला आपकी क्लास थी 7 बजे की, आप आ रहे हो 7:30 बजे, बोला भाई लेट क्यों हो गया? तो एक तो बोला सर बस नहीं मिली, बस खराब हो गई थी, और एक कह रहा है गुरुजी मेरी चप्पल टूट गई।
तो अब चप्पल टूट गई तो आप कहोगे भाणो भी तो हंसको, लेकिन बस खराब हो गई तो वो बस को रिपेयर नहीं कर। तो बस खराब होना एक उचित कारण है, उचित तर्क है, लेकिन आपकी चप्पल टूट गई ये कोई उचित तर्क नहीं हुआ। तो आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे जब भी तर्क के क्वेश्चंस को करने जाते हैं। आइए तो यहां पे देखो, तो तर्क के में ये बोलेगा कौन सा प्रबल है, प्रबल को ही दूसरे वर्डों में सशक्त बोलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आप ऐसी बात बोल रहे हो उसके पीछे वजह क्या। पहला क्या करें, हाँ। देखो तर्क में मोस्टली क्वेश्चन में हाँ और नहीं के रूप में जवाब होता है, दोनों भी सही हो सकती है, दोनों भी गलत हो सकती है, एक भी सही हो सकती है, इस तरह से। हाँ, आंखों की सुरक्षा के लिए आप कंप्यूटर के सामने काम करोगे तो आंखों पे प्रॉब्लम आएगी, हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्रीन गार्ड पहनना चाहिए। यही तो कह रहा है, तभी तो वो कह रहा है कि क्या अनिवार्य कर देना चाहिए, बोले हाँ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें आंखों के लिए क्या रहता है, बेहतर। अरे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आपकी आंखें ही खराब होगी तो आप कंप्यूटर पर काम कैसे कर पाओगे, तो लॉन्ग समय तक आपकी सेवाएं नहीं ली जा सकती। इसलिए पहली कार्यवाही क्या है, सही, तर्क सही है। अब देखो, नहीं, कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था करना कंपनी के लिए संभव नहीं है। अरे भाई क्यों संभव नहीं है? एक देखो, क्या पूरे देश के अंदर एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां समस्या संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक, जो अपने बात करें राज्य है, जो जिले हैं, ठीक है, उन सब की भाषाएं अलग अलग हैं, सबके बोर्ड अलग अलग है, तो सारी जगह एक सिंगल सिस्टम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, असंभव सी बात है। ठीक है, लेकिन ये एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में तो ये सारा पॉसिबल है, 100, 50, 500, 2000, 5000 लोगों के बीच में आराम से लागू कर सकते हैं। तो ये कह रहा है नहीं ऐसा मत करो, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दुर्बल तर्क है, वो सशक्त तर्क है, यानी पहला नंबर तर्क सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आइए। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क रूप से अनुसरण करता है। एक कथन दिया हुआ है, अब देखो कथन और उससे क्या पूछा है, निष्कर्ष। वर्ड समझते चलना, मैंने तर्क बताया। ये निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, कथन को समझने पर, कथन को सुनकर, जो भी तार्किक समझ पैदा हो, वही आपका क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। यानी तार्किक, नहीं है कुछ भी समझ में आ गया कुछ भी नहीं, तार्किक कि आप ऐसा क्यों समझ रहे। अब इसने क्या बोला, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। कथन बोला कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, पहला निष्कर्ष, अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। अब बताओ, इसने यहां जानकारी किसकी दी, पेंगुइन की दी, कि पेंगुइन मित्रतापूर्ण है। लेकिन यह कह रहा है कि अन्य कोई जीव, क्या आपको अन्य जीव के बारे में जानकारी है क्या? नहीं सर, अन्य जीव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अन्य जीव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। बस इसने बोला सारे के सारे अगर जीव लेते हो तो उसमें से पेंगुइन मित्रतापूर्ण है। यह बात मैं आपको और समझाता हूं। मैंने कहा सभी लोगों में राम मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब राम मेरा दोस्त है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन बाकी बचे हुए मेरे लोग हैं कि नहीं है, मैं उसके बारे में कन्फर्मली नहीं कह सकता। ये कह रहा है सभी जीव। अब आप कहोगे सर सभी जीव हैं, तो सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण बोला हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा ही कह रहा है कि सर पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण होगा। नहीं, ये कह रहा है अन्य जीव मित्रपूर्ण है, ये नहीं कह सकते। हाँ, पेंगुइन उनमें मित्रतापूर्ण है, नो डाउट है, लेकिन बाकी हैं या नहीं है अपन ये नहीं कह सकते। ओके, चलिए, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आओ, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा, क्या आपको इस कथन में मनुष्य के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर मनुष्य के बारे में तो जानकारी ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर दोनों ही गलत हो गए। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न ही 2 अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। त्रिभुज गणना, आयत गणना, आकृति गणना के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछाता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें याद दिला दूं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जब मैंने आपको त्रिभुज गणना सिखाया था, और त्रिभुज गणना में मैंने नहीं देखे हैं, किन्ने नोट्स नहीं बनाए तो वो बना लेना। त्रिभुज गणना के जितने भी टेक्निक हैं वो सारी की सारी मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँ। मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई है, मैंने वहां आपको त्रिभुज की टिक्स बताई कि कैसे करते हैं। आपको याद होगा, अगर ये ऐसे आकृति दे रखे तो इसमें 8 होते हैं क्या, देख लीजिएगा वीडियो, 8 होते हैं, और अगर ये लाइन आ जाए तो यहां से 11 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। कैसे?
8 थे, फिर एक ये और एक ये, तो 8 तो पहले से थे, फिर एक ये बना और एक ये बना, 8 2 10। लेकिन बच्चे इस पॉइंट से यहाँ से ये देखो, ये एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो इस तरह से ये 2 ये बना देती है, तो 2 ये छोटे वाले बने और 2 ये बने, यानी इसमें कितने हो गए बोलो, 12 हो। अब देखो इस छोटी सी बात से आपको काफी सारी चीजों को समझ में आ गया होगा। इसमें 12 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे यहां पर दिख गए क्या, सिर्फ इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां तक सिर्फ इतने में आपको 12 पता चल गए क्या, यस सर पता चल गए। अब देखो अगर आपको इतने में 12 पता चल गए तो बाकी के मैं आपको गिनवा देता हूं। अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताओ बच्चे, यहां से अगर मैं इसको लेता हूं तो आपको 3 पता है ना, 1 2 और पूरा बड़ा 3। और बच्चे अगर मैं इसको यहां से पूरा लेता हूं तो ये 1 ये 2 और पूरा 3, 3 इसमें हो गए 3 इसमें हो गए, 3 इधर है 3 इधर है, लेकिन ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यानी यहां पर 5 हो गए क्या। 5 कैसे समझ लो, चाहे वैसे समझ लो, 1 2 3 छोटे वाले, फिर ये एक जोड़ के 4 और एक 5, ऐसे ही 5 क्या यहां नहीं हो गए क्या, ये वाले 5 कैसे, 1 2 3 ये पूरा 4 और ये 5, तो 5 और 5 कितने आ गए, 10 ही हो गए। क्या इसके अलावा आपको और दिखते हैं इसके अंदर, क्या आपको इसके अलावा इसमें और दिख रहे हैं, यस बिल्कुल दिख रहे होंगे। देखिए बच्चे समझते हैं, एकदम बिल्कुल समझना, एक तो ये छोटा रह गया ना, एक ये छोटा रह गया और एक ये छोटा रह गया, ओके, और एक कौन सा रह गया, एक ये रह गया, तो 3 तो ये निकल के आए, क्या उसके अलावा और, अब देखना बिल्कुल समझना, और कौन सा है, यहां से देखो ये वाली लाइन गई और ये यहां से देखो 1 और ये यहां से ये 1 2 ये हो गए, तो जोड़ो 12 10 22 3 25 और 2 कितना आंसर हो गया, 27। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कोई चीज समझ नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो, ओके। चलिए वर्ड को ध्यान देना, रीजनिंग में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन दे दिया, कई बार तो इस क्वेश्चन में बोलेगा और कई बार नहीं बोलता है। अब ये क्वेश्चन देख के क्या समझ में आएगा, ये क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। अब आप कहोगे सर दर्पण प्रतिबिंब का कैसे पता चला, ये दर्पण लगाया हुआ है, इधर ये कोटिंग की हुई है। और दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन जब भी कभी भी आता है तो उस क्वेश्चन में 2 ही बातें ध्यान रखना, अगर ऐसे शीशा लगाया हुआ है और दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है तो बस आप जानते हो ना, कोई भी वस्तु होती है उसमें 4 भाग होते हैं, ये उसका ऊपर का भाग होता है, ये उसका नीचे का भाग होता है, ये मान लो दायां भाग है और ये बायां भाग। जब मैं इसका प्रतिबिंब बनाता हूं तो प्रतिबिंब बनाते ही ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे रहेगा, लेकिन दायां भाग किधर की तरफ दिखने लग जाएगा, बाईं तरफ, और बायां भाग किधर की तरफ। ये मैं खड़ा हूं तो अगर मैं प्रतिबिंब देखूंगा तो ये आएगा, तो दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ। अब अगर मुझे इसका ये बनाना पड़ेगा तो इसका बनाने के लिए बिल्कुल ये ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखो करोगे तो आप देखो ये दाईं तरफ है ना प्लस, तो ये बाईं तरफ चला जाएगा, तो ऐसा आंसर होगा जिसमें प्लस बाईं तरफ हो, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। फिर ये 0 है, ये इधर आ जाएगा, इधर 0 होना चाहिए, इसमें हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर 1 आ गया। ऑप्शन से कर सकते हो। और फिर देखो ये बराबर है, वो यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको, और देखो दर्पण प्रतिबिंब को पार्श्व भी बोला जाता है, इसलिए उस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। आंसर नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब ये देखो ये क्या दे रखा है, अगली आकृति, इसको बोलते हैं फिगर सीरीज। जब भी बेटा फिगर सीरीज करने जाओ ना, 4 रूल बता रहा हूं, उन 4 रूल को ध्यान रख लेना। 4 रूल में क्या है, पहला रूल होता है कर्मागत और दूसरा होता है एकांतर। अब कर्मागत और एकांतर में क्या होता है, सीरीज में समझना। पहली बात है सीरीज में समझना, 4 रूल काम करते हैं। 4 रूल में से पहला बताता हूं, एक होता है कर्मागत पैटर्न होता है, एक होता है कर्मागत पैटर्न होता है और दूसरा होता है एकांतर पैटर्न। ये टॉपिक में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं एक बार, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप और जगह इनको सीख सकते हैं। एक कर्मागत पैटर्न होता है और एक एकांतर पैटर्न होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें और ध्यान रखना, क्या आकृति में परिवर्तन हुआ है,
रोटेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो कैसे हुआ है या नहीं हुआ। तो सारी आकृतियों को देखो, क्या कुछ परिवर्तन हुआ, गुणा, जीरो, ये सारी आकृतियों में एक है, यानी परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ। अब परिवर्तन होता तो कैसे होता, होने में क्या होता कि या तो कोई नई आकृति आ जाती, अब नई आ जाती तो नई कैसे आ रही है वो होता। दूसरा, कई बार घुमाव होता है, जैसे ये आकृति यहां आ जाए, ये यहां जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, यानी क्लॉकवाइज घूम गए, या फिर ये कैसे हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, या कई बार ये यहां पर आ जाए, आधा घूम जाए, एक भुजावाइज घूम जाए, इस तरह से ये, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या नई आकृति आ रही है या फिर वो की वही आकृति है, उसके बारे में अपने को यहां पर चर्चाएं करनी है। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल है ना। चलो, तो पहली बात ये। दूसरा, अब मैं पैटर्न बता रहा था, कर्मागत और एकांतर। कर्मागत का मतलब होता है इस आकृति से ये आती है, इससे ये आती है, इससे ये आती है, इससे ये आती है, तो इससे यहां जो लाओगे वो आपका आंसर आ जाएगा। अब उसका पता कैसे चलेगा, वो इंटर रिलेटेड करेंगे, जैसे इसका इसमें है, लेकिन जब रूल गड़बड़ करने लग जाए तो समझना। अगर ये नहीं है तो देखो, पहला पैटर्न तो क्या होता है कर्मागत में, तो ये होता है 1 2 3 4 5, मोस्टली 5 होती है ये। और एकांतर में क्या होता है, एकांतर में 3 पैटर्न काम करते हैं बच्चे। क्या काम करते हैं, देखो एकांतर में एक पैटर्न काम करता है, पहली और दूसरी सेम, पहली और दूसरी सेम, फिर तीसरी और चौथी सेम, तो ऐसे ही पांचवी और छठी आ जाएगी। एक काम करता है इसमें पहली, दूसरी, तीसरी तीनों में रिलेशन होगा, तो ऐसे ही चौथी, पांचवी और छठी में रिलेशन हो जाएगा। या कई बार काम करता है 1 3 और 5 सेम होंगी, तो इसी आधार पर 2 4 और 6 सेम होंगी। ये यहां पर रूल्स काम करते हैं। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं और देखते ही मुझे दिमाग में आइडिया क्लिक हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा। बिल्कुल समझना मैं क्या बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में इस फिगर और इस फिगर को देखो, क्या हुआ, ये सेम है, ये पोजीशन में सेम है, लेकिन यहां क्या हुआ, इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली, बाकी सेम है। अब आगे आ जाओ, इसको और इसको लो, इस बार क्या हुआ, इन दोनों ने भी अपनी जगह बदल ली और इन दोनों ने भी बदल ली। तो पहला जो पेयर है इसमें एक ने बदली जगह, इस बार 2 ने जगह बदली। ओके, अब क्या समझ में आ रहा है, तो पैटर्न क्या निकल गया, पहले 1 बदल रहा है 2, अगली बार 3 बदल सकता है, लेकिन 3 बदलेगा कैसे, 2 ही तो बदल पाएंगे। तो 3 नहीं बदलेगा तो फिर अगला इसका जो पैटर्न आएगा उसमें भी क्या बदले, एक जना जगह बदले। अब एक कैसे बदलेगा, तो एक में ऊपर वाला जगह बदले, तो यहां एस आ जाए, यहां गुणा आ जाए, और ये अनचेंज का अनचेंज रह जाए। और ये वाला ऑप्शन कितने नंबर हो गया, 4 नंबर आंसर। समझ में आया होगा। सीरीज पे मैंने काफी हद तक आपसे बहुत सारी बातें कर ली है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। ये टॉपिक जो है इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। डाटा यानी आंकड़े, और सफिशिएंसी का मतलब होता है क्या आंकड़े पर्याप्त हैं। आंकड़े पर्याप्त होने का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई क्वेश्चन हल करना है और उसको हल करने के लिए आपको जो जानकारी दी गई है क्या वो उपयुक्त है, ये आपको चेक करना है। तो देखो यहां पर प्रश्न दिया हुआ है और उस प्रश्न का आपको यहां पर क्या है, प्रश्न में आपसे कुछ न कुछ पूछा गया होगा, तो प्रश्न में आपसे पूछा गया होगा और ये जो कथन होंगे इस कथन में प्रश्न से संबंधित जानकारी होगी। अगर संबंधित जानकारी नहीं है तो आप निकाल ही नहीं सकते। जैसे मैं बोलूं हरा, जैसे मैंने बोला कि भाई राम की बहन का नाम बताओ, और मैं नीचे बात कर रहा हूं कि नीचे मैं कुछ और ही बात कर रहा हूं जिसमें मैंने ना राम का नाम लिया ना उनकी बहन का नाम लिया, तो फिर आप कैसे बता सकते हो। तो जो कथन होंगे वो प्रश्न से रिलेटेड होने चाहिए। अब देखो यहां पर क्या होगा कि कथन में हमेशा प्रश्न से संबंधित क्या होगी, जानकारी होगी, और इस जानकारी के आधार पर आपको प्रश्नों को हल करना है। अब क्या कह रहा है, 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ। किसकी पूछी, पास करने वालों की। ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करते हैं, बस क्या मैं हल कर सकता हूं इस जानकारी के आधार पर, यह चेक करना है। अब कह रहा है 80% छात्र पास हुए, ठीक है 80%, कितने में से, 100 में से 80, 500 में से 80, 300 में से 80, कुछ भी पता नहीं है। तो मैं क्या इससे आंसर निकाल सकता हूं, अकेले इससे आंसर नहीं आएगा। अब आओ, पास हुए छात्रों में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है, ठीक बात, लड़के और लेकिन कितने पास हुए,
वो भी नहीं पता, तो यहां पर भी नहीं पता, तो ना तो इससे जानकारी आने, क्या दोनों को मिला दूं तब जानकारी मिल जाएगी? क्या दोनों को मिलाने से मैं इस प्रश्न को हल कर पाऊंगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे यहाँ कुल दे रखा है, ना पास हुए, ना लड़कों की संख्या, ना लड़कियों की संख्या, कुछ भी डाटा नहीं दिया। जब फिक्स डाटा नहीं दे रखा तो मैं प्रश्न हल नहीं कर सकता। इसलिए ना तो एक कथन पर्याप्त होगा और ना दो कथन पर्याप्त होगा, यानी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। कुछ आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, ये दिया हुआ है, नीचे एक कथन दिया है और ये दिया निष्कर्ष दिया। अब देखो समझो, कथन क्या कहता है? एक लड़का अपने मित्र से कहता है, क्या कहता है अपने मित्र से? सड़क पर लगे चिन्ह को देखो। अब अगले को ये तो पता चलता होगा ना कि सड़क है, सड़क पर चिन्ह है। अब जिसको ये नहीं पता भाई सड़क कैसी है, आप जैसे किसी बच्चे को बोलते हो, ये कहते हो ना, जा ले वो एप्पल लेके आ, सेब लेके आ, तो आप ये सोच के तो कहते हो ना कि उसको एप्पल का पता होगा, वरना थोड़ी कहते। अब कह रहा है सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। अब इससे आप क्या समझे? वही तो निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष पढ़ो, क्या बोला है? साइन बोर्ड पर चिन्ह तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है, तभी तो कह रहा है कि सड़क पर लगे चिन्ह को देखो। अब घर पे बैठा बैठा तो सड़क के बारे में नहीं सोचेगा। क्या कह रहा है? साइन बोर्ड पर चिन्ह तीर की दिशा में ड्राइविंग की अनुमति है, तभी तो कहता है कि यह एक मार्गी सड़क है। क्यों? क्योंकि उस पे उसने चिन्ह देखा और चिन्ह देख करके क्या समझ में आया कि इस सड़क के ऊपर मुझे एक मार्गी, एक ही सिंगल मार्ग पर जाना है। यानी तीर की दिशा में सिंगल मार्किंग देखा होगा ना, एक मार्गी सड़क होती है, उस पर ऐसा निशान लगा होता है, तो बच्चा उसको देख के समझा है, तभी तो वो बोल रहा है। और ये तीर लगे होते हैं तो तीर की दिशा में ड्राइविंग अनुमति है, तभी तो उसने बोला कि एक मार्गी है। द्विमार्गी का मतलब दोनों दिशा में, लेकिन इसने बोला तीर की दिशा में ही अनुमति है, इसका मतलब एक मार्गी है तो एक साइड ही जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्या है? सही है। अब कह रहा है लड़के को सड़क संबंधी चिन्ह की जानकारी, हाँ तभी तो कह रहा है सड़क पर लगे चिन्ह देखो। अगर जानकारी नहीं होती तो क्यों कहता? तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष क्या है आपके लिए? सत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट आते हैं, यदि आगामी कल के 3 दिनों के बाद शुक्रवार है तो गत कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन को करने जाओ तो एक चीज ध्यान देना, आपको कई बार क्वेश्चन में एक ही वर्ड की प्रॉब्लम आएगी। लिखेगा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, बस ये बात समझ लो, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक लिखा बुधवार के 3 दिन के बाद वार क्या होगा। अब बच्चे को ये जब लिखोगे तो बच्चे का ये कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं, दोनों में अंतर है। क्या है? यहाँ पर के है और यहाँ पर के नहीं। अब दोनों का अंतर समझो। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे लिखा बुधवार के 3 दिन बाद, तो ये लिखा मैंने बुधवार, और इसके 3 दिन बाद तो 1 2 3। अब बच्चा यहां एक्स्ट्रा सो जाता, क्या? 3 दिन और उसके बाद, और 3 दिन बाद वार पूछा तो देखो बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या हो गया? रविवार। बच्चा रविवार आंसर कर देता है। आप बताओ ये सही होगा क्या? नहीं, गलत है। कैसे? वो कहेगा सर 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, आज अगर मान लो शुक्रवार है तो 7 दिन बाद क्या वार होगा? तो 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद शुक्रवार ही तो बोलते हो आप, शुक्रवार ही तो बोलते हो आप, शनिवार थोड़ी बोलोगे। नहीं बोलेंगे। क्यों? 7 दिन तो शुक्रवार और बाद शनिवार, शनिवार बोला करो। नहीं बोलते अपन, बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते, क्योंकि ये लॉजिक की नहीं है। इसने बोला बुधवार के 3 दिन बाद, तो बुधवार के 3 दिन बाद का मतलब हो गया 1 2 3। तो इस 3 दिन के बाद सीधा डायरेक्ट बाद आता है, इसका मतलब सीधा सा क्या है? इसका मतलब है तीसरा दिन बताना है आपको। कौन सा दिन बताना है? तीसरा दिन बताना है। और बुधवार से तीसरा दिन हो गया तो यहां से देखो पहला, दूसरा और तीसरा दिन, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? शनिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शनिवार। लेकिन अगर यही दे रखा हो कि बुधवार के 3 दिन, तो देखो ये बुधवार 1 2 3 दिन, लेकिन देखो यहां समझो बुधवार के 3 दिन और आगे बाद, एक तो बाद और एक के बाद, तो के बाद का मतलब ये हो गया और यहां पर हो गया। तो अब आपका आंसर क्या हो गया? यानी कि यहां पर के बाद आने का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 + 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि इससे यहां का मतलब क्या हो गया? यहां का मतलब हो गया चौथा दिन। और चौथा दिन देखो यहां से चौथा दिन क्या वार हो गया? रविवार हो गया। बिल्कुल समझ में आ रही बात। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे पता चला? ये है वो। देखो भाई एक बात बताता हूँ, 2 चीजें काम करती हैं, एक आगामी और एक गत, एक गया फ्यूचर और एक पास्ट। तो फ्यूचर को डिसाइड करने के वर्ड क्या होते हैं? आगामी, आने वाला, ठीक है, या बाद। और ऐसे ही पास्ट को डिसाइड करने वाले क्या होते हैं? गत,
गत या फिर पहले या पूर्व, तो उस आधार पर अपन बातें करें। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है आगामी कल के 3 दिनों के बाद शुक्रवार है, तो यानी आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आज के हिसाब से आगामी कल, तो आगामी कल ये और के 3 दिन बाद, देखो ये वर्ड है के 3 दिन बाद, तो 1 2 3, आगामी कल के 3 दिन के बाद, आगामी कल, ये कल के 3 दिन के बाद, तो पहला दूसरा 3 दिन के बाद, यानी यहां पर क्या वार है, शुक्रवार, और यहां पर शुक्रवार है। तो गत कल के 3 दिन पहले, तो ये आज है, आज के हिसाब से गत कल, और इसके कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, ये वार निकालना है। अब यहां से आप यहां पर डायरेक्ट भी आ सकते हो क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। आप बस ये ध्यान रख लो कि मुझे कितने दिन पीछे आना है, 7 दिन आगे जाओ 7 दिन पीछे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वार वही आएगा। तो देखो 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 और 7, यानी मैं यहां से लेकर अगर यहां तक आता हूं तो 7 दिन पीछे आ रहा हूं, और 7 दिन पीछे का मतलब यहां पर भी वार क्या होगा बच्चे, शुक्रवार होगा। लेकिन यहां आपको और पीछे आना है, और वार में पीछे आना तो शनिवार रविवार मत करना, वो आगे है, पीछे जाओगे तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे आओगे गुरुवार, और यहां पर आपका वार क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करो, या फिर आप यहां से देखो सीधे सीधे कितने दिन पीछे आए, 9 दिन पीछे आए, और 9 दिन का मतलब एक्चुअल में होता कितना है, 2 दिन, क्योंकि 7 दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और शुक्रवार से 2 दिन पीछे आ जाओ, शुक्रवार से 2 दिन पीछे आते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कथन दिया हुआ है और तर्क, तर्क का मतलब इसके बात के पीछे का वजह क्या है। कह रहा है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है बात भाई, वो ऐसी बात कह रहा है कि अगर मेडिकल की परीक्षा पास करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इसके पीछे की वजह क्यों, क्योंकि कठिन परिश्रम ही क्या है, सफलता का मंत्र है। ये बात तभी तो कह रहा है कि भाई अगर मेडिकल की परीक्षा पास करनी है तो विद्यार्थियों को क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत। क्यों, क्योंकि कड़ी मेहनत ही सफलता का क्या है, ये है। तो ये तर्क इसको सशक्त है, इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं, विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। अरे भाई, तर्क का मतलब होता है कि ये एक समस्या है, इस समस्या का जवाब देना है। जवाब वो नहीं होता कि मेरी समस्या खत्म हो गई दूसरे की समस्या पैदा हो गई, वो जवाब नहीं होता। ये कह रहा है कि अगर उनको उधर नहीं मिलता तो प्राइवेट में करो। तो ये तो क्या कर रहा है, आपकी समस्या को भटका रहा है, और भटकाने वाला कभी भी क्या नहीं होता, तर्क नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, तर्क वो होगा जो आपके कथन के ऊपर डिपेंड करता है। कथन से अनर्गल बात करने वाला कभी भी तर्क नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर तर्क सशक्त है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ इंजीनियर दार्शनिक हैं और कुछ लेखक हैं। तो देखिए यहां से दिया हुआ है कि कुछ इंजीनियर हैं वो दार्शनिक हैं, और देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो एक बात समझना, कुछ इंजीनियर दार्शनिक है और कुछ लेखक है। ये कुछ लेखक कौन होगा, तो क्या वर्ड आया, और किसकी बात कर रहा है, इंजीनियर की। तो और कुछ इंजीनियर क्या हैं, लेखक हैं। तो इंजीनियर का कुछ हिस्सा किसके पास जाएगा, लेखक के पास जाएगा। तो इंजीनियर का कुछ हिस्सा किसके पास चला जाएगा, लेखक के पास चला जाएगा। आगे करें, सभी के सभी लेखक क्या हैं, रसोइये। सारे के सारे लेखक क्या हो गए, रसोइये हो गए। आगे बढ़ो, और का मतलब लेखक की बात हो रही है, और कुछ दार्शनिक लेखक हैं। तो यहां बात हो ही नहीं रही, क्योंकि देखो पूरा एक साथ दिया हुआ है, इसलिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। यहां और का मतलब नहीं है, ऊपर में और में था। और कुछ दार्शनिक क्या है, लेखक हैं। तो दार्शनिक हो गया, यहां इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। अब बच्चा ये डायग्राम बनाएगा, और ये डायग्राम बनाते ही वो कहेगा सर गलत हो गया। बताओ क्या गलती हो गई इसमें, सर इसमें 2 गलतियां हो गई। ये लेखक वर्ड यहां भी आ चुका है, लेखक वर्ड यहां भी आ चुका है, और यहां इस लेखक का रसोइये से रिलेशन है, इस लेखक का यहां दार्शनिक से रिलेशन है। कुछ समझ में आ रही मेरी बात। तो इसका डायग्राम को बनाने का मैं एक उचित और बना क्या, कि कई बार ऐसा आएगा सेम वर्ड दोनों जगह आ जाए, तो पहले जो वर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं उनको बनाओ। सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला कि कुछ इंजीनियर, इसका उचित डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने में गलती कर सकता है बच्चा। कुछ इंजीनियर दार्शनिक है, एक बार इस पहले वाली लाइन को छोड़ो, और फिर कह रहा है कुछ दार्शनिक क्या है, लेखक है। कुछ दार्शनिक क्या है, लेखक है। अब कुछ दार्शनिक लेखक हैं और कुछ इंजीनियर भी लेखक हैं, तो यानी कि जो लेखक है वो दार्शनिक के पास भी जाएगा और इंजीनियर के पास भी जाएगा। ये तीनों का ये डायग्राम,
यही तो मतलब हुआ। देखो लेखक का हिस्सा इंजीनियर के पास, लेखक का हिस्सा दार्शनिक के पास, इसका मतलब लेखक दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन कर दो ना। अब देखो सभी लेखक क्या हैं, रसोइये हैं, और सारे के सारे लेखक क्या हैं, रसोइये हैं, तो ये रसोइये हो गए, ये रसोई हो गए। अब एक बात हो, लेखक का हिस्सा कुछ हिस्सा सबके पास है और सारे लेखक रसोइये के पास हैं, तो रसोइये का भी तो कुछ हिस्सा सबके पास होगा, ये एक एक ही हो लेकिन होगा जरूर। अब पढ़ो, कुछ दार्शनिक हैं, यानी कह रहा है, तो ये जो डायग्राम है ना ये इसका मॉडिफाइड है, आपको इसको पढ़ के जवाब देना है, इसको पढ़ के हो सकता है आप समझ ना पाओ, गलती कर बजाओ। कुछ दार्शनिक जो कि इंजीनियर हैं, क्या कुछ दार्शनिक जो इंजीनियर हैं वे लेखक हो सकते हैं? हाँ सर वो लेखक हो सकते हैं, इसलिए बात क्या है, सही है। आगे कह रहा है इस स्थिति में कम से कम एक रसोइया है जो क्या है, दार्शनिक। क्या एक रसोइया दार्शनिक है? हाँ, क्योंकि लेखक भी दार्शनिक है और लेखक रसोइये के पास है, तो रसोइये भी क्या होंगे, दार्शनिक। अब वो एक हो या एक से ज्यादा हो, क्योंकि कुछ की कंडीशन 1 से लेकर 99% तक होती है, इसलिए ये बात भी क्या है, यहाँ पर सही है, और यहाँ पर दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, एक वर्ड है कि सर इस सेंटेंस में क्या फर्क पड़ जाएगा जब ये दिया हो कुछ दार्शनिक हैं जो कि इंजीनियर हैं वे लेखक हैं। एक तो मैंने ये लिख दिया है और एक मैंने लिख दिया हो सकते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है होने का मतलब क्या वास्तव में है, और ये हो सकते हैं का मतलब यहां पर क्या दिखा रहा है, ये यहां पर ये दिखा रहा है संभावना। एक बात आपको बता दूं, जो सच है वो संभावना नहीं है और जो संभावना है वो सच नहीं है, ठीक बात। तो जो चीज आपको वास्तविक रूप में दिख रही हो वो कभी भी संभावना नहीं हो सकती, और जो संभावना दिख रही हो वो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। ओके, अब देखो मैं अपनी बात को साबित करता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हो सकते हैं, क्या ये बात होने की है या ये है? नहीं सर ये हो नहीं सकते, इंजीनियर, दार्शनिक, लेखक, रसोइये सब के सब कुछ न कुछ हिस्से में दार्शनिक के पास होंगे, तो ये बात तो एकदम सच्चाई है, और ये कह रहा है यहां पर क्या है, संभावना। लेकिन मैंने फिर भी इसको गलत किया। अगर बच्चे आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर हो सकने वाले को संभावना, लेकिन फिर सर हमारे क्या होगा, वहां पर अगर आपको कभी भी कोई संभावना व्यक्त करवाएगा ना तो वहां डायरेक्ट एक नाम लिखेगा, खुद ही लिखेगा, कौन सा वाला नाम, संभावना है। कुछ दार्शनिक जो कि इंजीनियर हैं वे लेखक हों, ऐसी संभावना है, ऐसा सेंटेंस आएगा। अब ऐसी संभावना है, अगर यहां पर यह लिखा मिल जाए कि ऐसी संभावना है, क्या ऐसी संभावना है? नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही क्या है, सही में है, और जो चीज पहले से प्रेजेंट होती है वो संभावना के रूप में नहीं होती है, और जब संभावना के रूप में नहीं होती है तो अगर यहां पर ये नाम लिखा होता संभावना है तब ये आपका क्या हो जाता, गलत होता। लेकिन ये ऐसा हो सकता है, इसको अपन जनरल है के रूप में काउंट करते हैं, और है के रूप में काउंट करते हैं तो आप रेलवे देने जाओ या राजस्थान के एग्जाम देने जाओ, वहां पर इस सेंटेंस को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, पूर्वगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये, तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखना कि हो सकते हैं या ये क्या है। लेकिन अगर यहां पर आपके संभावना देगा तो डायरेक्ट आपको संभावना के रूप में देगा। मैं वो आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेते आऊंगा तो आपको वहां पर और समझ में आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को कि मोस्टली ने शायद इसको गलत किया होगा कि ऐसे हो सकते हैं, नहीं सर हो नहीं, ये तो सच्चाई है और सच्चाई संभावना नहीं हो सकती, इसलिए गलत। बात आपकी सही है, लेकिन यहां हो सकते को ये लिया, क्योंकि बैंक में अगर आप बात करो तो वहां पर अलग आता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद। ये लेटेस्ट पैटर्न आया है। देखिए आपके कैलेंडर टॉपिक राजस्थान पुलिस में भी इनडायरेक्टली है, आ भी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना ही है। अब देखो 553 दिन जाना है, ये जाना है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जब भी आपको कभी बोले, देखो 2 चीजें होती हैं, आप कितना आगे जा सकते हो, मैं दिन में आगे जा सकता हूं, मैं महीने में आगे जा सकता हूं, और मैं वर्ष में आगे जा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं वर्ष में आगे जा सकता हूं तो मैं 365 दिन में जा सकता हूं या फिर 366 दिन पे। कैसे पता चलेगा मैं 365 दिन हूं? अगर मैं 365 दिन आगे जा रहा हूं इसका मतलब मैं एक साधारण वर्ष क्रॉस कर रहा हूं, और अगर मैं 366 जा रहा हूं तो मैं कौन सा वर्ष क्रॉस कर रहा हूं, एक लीप वर्ष क्रॉस कर रहा हूं। अब मुझे कैसे पता चलेगा लीप कौन सा है, साधारण कौन सा है? देखिए साधारण वर्ष वो होता है जहां फरवरी में कितने होंगे, 28 दिन। तो मैं एक वर्ष अगर आगे गया, यानी एक वर्ष का मतलब 12 महीने अगर मैं आगे गया, उनमें कहीं फरवरी आई, उस फरवरी में अगर 28 दिन हुए तो मैं उसको साधारण वर्ष मान लूंगा। अब कैसे पता चलेगा 28 दिन होंगे? तो वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष है, 4 का भाग पूरा नहीं जाता तो वो साधारण वर्ष है। जैसे मैंने लिखा 2012,
2012 के 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष है, तो 2012 में जो फरवरी होगी उस फरवरी में 29 दिन होंगे। लेकिन अगर 2013 लिख दूं तो 13 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए 2013 में फरवरी में 28 दिन होंगे। तो यहां से 28 दिन हो जाएंगे और यहाँ कितने दिन, 29। तो सबसे पहले एक वर्ष को बढ़ाइए, फिर महीनों पे आइए, और फिर ये महीने में जानते हो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29, वो लीप और साधारण से आ जाएंगे, मार्च अप्रैल के फिक्स है। अब देखो यहां आपको लिखा हुआ है 2 फरवरी 2011, और 2 फरवरी 2011 है। मैं यहां से अगली डेट पे जाता हूं, मैंने लिख दिया 2 फरवरी 2012। अब बताइए मुझे, मैं यहां से यहां तक आया, कितने दिन आगे आया? आप समझना, 2 फरवरी से मैंने काउंटिंग स्टार्ट करी तो 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हुए 12 तक आया, तो मैं कितने दिन आगे आया? अब बच्चा कहेगा यार सर 365 या 366। तो देखो बच्चे, सीधी बात, फरवरी कहाँ पूरी फरवरी आई? यहाँ पूरी फरवरी आई क्या? नहीं, यहाँ फरवरी में सिर्फ दूसरा दिन है। यहाँ फरवरी पूरी आई क्या? हाँ, क्योंकि फरवरी से मार्च तक गए, तो फरवरी 2011 में आई, और फरवरी 2011 में आई तो उसमें कितने दिन हुए? 28 दिन हुए। 28 का मतलब आप आगे जो गए हो वो कौन से वर्ष में गए हो? एक साधारण वर्ष में गया हूँ, और एक साधारण वर्ष में जो फरवरी में दिन होंगे कितने? 365 दिन। इसलिए मैं इस डेट से इस डेट तक आया हूँ तो 300। अगर ये 320 दिन होते, 321 दिन होते तो मैं महीने में काउंट करता, लेकिन अगर 365 से ज्यादा है या 366 से ज्यादा है तो मैं वर्ष में काउंट करूँ। तो मैंने यानी यहां से यहां तक आने में 365 दिन हो गए। अब मेरे को टोटल कितना जाना है? 553 दिन, और 553 में 365 दिन को घटा दूंगा तो 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? बोलो, 8 आ जाएगा। 14 में से ये हो गया 8, ये कितना दिन बच गया? 188 दिन बच गया। अब 188 दिन को कैसे काउंट करना है? तो ये यहां से हो गया। अब इसके बाद देखो 188 दिन में कैसे इंक्लूड करते हैं अपन, 188 दिन को कैसे इंक्लूड करते हैं अपन। देखिए अब यहां से आगे आपको महीनों में जाना है। अब महीनों में क्या फरवरी पूरे चले गए क्या? नहीं, तो मुझे फरवरी भी जानी है। फरवरी के बाद में कौन सी जानी है? मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। ठीक है, चलिए, और यहां तक जाना है। एक बार मैं मान लेता हूं। अब देखो फरवरी क्या पूरा महीना जाना है या फरवरी के कुछ दिन जाने? पूरा महीना नहीं जाना। अब फरवरी जो है वो 2012 में कितने दिन की होगी? फरवरी 2012 में 29 की होगी, तो फरवरी में 2 तक तो आ गया, तो फरवरी में मुझे कितने दिन और जाना है बच्चे? 27 दिन आगे जाना है। मार्च पूरी चलनी है 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, और जुलाई में कितना? 31। मुझे इतने दिन और आगे जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे पता चला? बेटा मेरे को कितने दिन और आगे जाना है? मेरे को 188 दिन जाना है। मैं एवरेज अगर एक महीने में औसतन 30 दिन लेता हूं तो 30 6 80 यानी 6 महीने आगे जाना होगा। मैंने 6 महीने लिखे हैं। आपको 220 दिन के आसपास बोले 7 महीने लेके चलोगे, ये ध्यान रखना। 150 बोले तो आपको 5 महीने 4 महीने लेके चलने पड़ेंगे। अब आओ देखो 30 30 60 30 90। अब 27 में 3 दे दो, 1 2 3, तो ये सारे के सारे 30 हो गए ना, और 30 हो गए तो 30 6 180। यानी मैं यहां से लेकर अगर मैं यहां तक गया हूं तो मैं यहां से लेकर यहां तक 180 दिन और चला गया, ये सब को जोड़ दिया तो 180 दिन आ गए। और 180 दिन आने का मतलब मैं यहां तक कौन सी डेट तक आ गया? मुझे 188 जाना था लेकिन 80 तक चला गया। इसका मतलब मैं यहां पर 31 जुलाई 2012 तक तो आ चुका हूं। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप करो तो जल्दी भी कर सकते हो। जब बेसिक समझ में आएगा तो जल्दी भी कर सकते हो। 31 जुलाई 2012 तक आ गया। अब बच्चे और कितना बचा? अब मेरे को 8 दिन और जाना है। 8 दिन और बच गया तो 8 दिन कहां जाओगे? जुलाई के बाद में अगस्त, और अगस्त के 8 दिन, तो 8 अगस्त आंसर आ जाएगा। और 8 अगस्त आपका आंसर आ जाएगा, तो 8 अगस्त 2012 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा? सेकंड नंबर। अब कहोगे सर इसको जल्दी कैसे करें? अब इसी सब चीज को जो मैंने लिखा है इसको दिमाग में सोल्व कर लो। यहां से गए यहां तक 553 दिन जाना है, 365 चले गए, तो जो मैंने इतना लिखा आप सीधा 2 फरवरी 2012 लिखोगे। फिर 2 फरवरी 2012 के बाद में 180 दिन हो गए, 188 जाना है, 180 दिन हो गए। 180 दिन का मतलब जुलाई तक आ गई, 31 जुलाई, फिर 8 दिन और बचे, सर 8 अगस्त खत्म हो गया। लेकिन पहले एक बार कलम चलाओगे तभी आपके पास शॉर्ट निकल के आएगा, डायरेक्ट कभी शॉर्ट नहीं निकल के आता। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम में काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछाता है। इसमें बोला हुआ है अमुक संख्या में घोड़े और उसी संख्या में लोग कहीं जा रहे थे, तो मैंने घोड़े भी ले लिए और लोग ले लिए। अब मैंने इनकी संख्या भी क्या मान ली? x मान ली, तो लोगों की संख्या भी x मान ली।
अब कह रहा है उनमें आधे मालिक अपने घोड़ों की पीठ पर थे और शेष लोग घोड़ों को लेकर पैदल चल रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ, पैदल कौन कौन चल रहे थे? पैदल चल रहे थे, घोड़े भी पैदल चल रहे थे, वो कुछ मालिक पे थोड़ी बैठे थे, और लोग भी पैदल चल रहे थे। तो लोग कितने पैदल चल रहे थे? आधे पैदल चल रहे थे। ठीक, अब आगे चलो। कह रहा है अगर मैदान में चलते पैरों की कुल संख्या कितनी है बच्चे? 80 है। ये पैरों की संख्या 80, तो पैर किस किस के पैर हैं? घोड़े के पैर हैं। तो घोड़े के पैरों की संख्या कितनी होती है? एक घोड़े के पैरों की संख्या कितनी होती है? x होती है। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। और आधे लोग हैं, एक आदमी, लोग का मतलब मालिक, मालिक के 2 पैर होते हैं, तो एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो x बटे 2 आदमियों के कितने पैर हो जाएंगे? बोलो, x पैर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पैदल जाएंगे तो वहां पर घोड़े के कितने पैर होंगे? एक घोड़े के 4 पैर, 4 पैर होते हैं, तो x घोड़ों के 4x पैर हो गए, और मालिकों के कितने हो गए? x हो गए। तो इस तरह से वहां कुल जो पैर हैं पैदल चल रहे हैं वो पैर कितने हो गए? 5x हो गए। और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर सेम क्वेश्चन होता है तो हमेशा यहाँ 5x रिजल्ट आएगा, इसलिए इसको ध्यान भी रख लेना। 5x पैर हो गए, और ये कह रहा है कि नहीं, ये 5x का मान ही इसने कितना दिया है? 80 दिया है। 5x का मान 80 दिया, तो x का मान निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 16, और x का मान 16 आ जाएगा। तो यहाँ इसने बोला घोड़े, तो घोड़े भी आपने x माने थे और लोग भी x माने थे, तो यहाँ x की जगह 16 रख दो, या मालिक पूछे तो मालिक भी क्या रख दो? 16 रख दो। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है? मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। कभी कहेगा कुल संख्या 70 है, कभी कहेगा कुल संख्या 80 है। आपको 5x बराबर 70 दिया तो x बराबर 14, 5x बराबर 100 दिया तो x बराबर ये। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन बार बार काफी बार ये रिपीट होता रहता है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। अब देखो, एक पेड़ दे रखा है आपको ताड़ का, और इसकी पूरी लेंथ दे रखी है 24 मीटर। ओके, वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है। कोई आदमी यहां से चढ़ना स्टार्ट करेगा, वो 0 है, और यहां पर वो चढ़ जाएगा तो उसका 24 मीटर कंप्लीट हो गया। मुझे एक छोटी सी एक बात बताओ, जब भी आदमी चढ़ना स्टार्ट करता है तो एक तो होता है सीधा चढ़ जाए, सीधा चढ़ गया 24 में, ठीक है। अगर ये 4 मीटर 1 सेकंड में चढ़ता है तो 24 में चढ़ने में 6 सेकंड ले लेगा, ठीक बात। लेकिन कई बार चढ़ता है और गिरता है, तो चढ़ता है और गिरता है तो वो कहां तक है? अब देखो 24 मीटर है, इसमें ये पहले 4 मीटर चढ़ता है, तो पहले 1 सेकंड में ये 4 मीटर ऊपर जाता है, और अगले 1 सेकंड में, देखो उसी सेकंड में काम नहीं हो रहा है, 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो उसी सेकंड में और एक अगले सेकंड में। और 1 सेकंड में ये क्या करता है? 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है? एक्चुअल में ये 2 सेकंड में भाई साहब सिर्फ कितने मीटर ऊपर जा रहा है? 2 मीटर ऊपर जा रहा है। अब 2 सेकंड में ये 2 मीटर ऊपर जा रहा है, यानी यहां से गया 2 सेकंड में 2 मीटर ऊपर चला गया, चलते चला गया। छोटी सी एक बात आपके सामने पहले से शेयर करूं, अगर ये ऐसे है तो मुझे बताओ जब ये 20 मीटर चढ़ेगा तब तक क्या होगा? 20 मीटर तक चढ़ेगा तो ये, लेकिन ये देखो ये एक 4 मीटर का ये स्लोट, वो पहले चढ़ता है तो 20 मीटर तक तो चढ़ जाएगा गिरते गिरते, लेकिन 20 से जब 24 जाएगा तो वो अंतिम 4 मीटर है, वो 4 मीटर वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 सेकंड में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? यहां क्या हो रहा है? 2 सेकंड में 2 मीटर, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ रहा है, लेकिन यहां 4 मीटर वो 1 सेकंड में चढ़ेगा। कैसे? क्योंकि 20 मीटर तक तो वो गिरते पड़ते चढ़ेगा, लेकिन 20 के बाद जैसे ही 20 से 24 जाएगा तो 24 जाएगा तो ये जो अंतिम 4 मीटर है वो तो 1 सेकंड में ही चढ़ेगा ना। समझ में आई? अब देखो अगर ये 1 सेकंड चढ़ेगा तो 20 मीटर तक कितना टाइम लगेगा इसको? 2 मीटर में कितना लगता है इसको? 2 मीटर में 2 सेकंड, तो 2 को 10 से गुणा कर दोगे तो 20 मीटर आ गया ना। और ये 20 मीटर में इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना सेकंड लग गया? 20 सेकंड लग गया। तो 20 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड, यानी यहां तक 20 सेकंड लग जाएंगे, तो यहां तक इसको 20 सेकंड लग गए। और अगले जो 4 मीटर हैं उसमें ये पहले चढ़ेगा तो 20 और 4 यानी कितने मीटर हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा मत कह देना 24 सेकंड लगेंगे, नहीं, क्योंकि ये 4 मीटर जो है वो तो 1 सेकंड अंतिम में चढ़ेगा। तो इस तरह से 24 मीटर जो चढ़ेगा वो कितने टाइम में चढ़ेगा? 21 सेकंड में। देखो 20 और 1 21, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन RAS वगैरह में भी आए हुए हैं, इसलिए राजस्थान पुलिस और पटवार दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चन को देखो, इसने कहा कौन सा समीकरण सही है। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो सही पूछेगा और एक गलत पूछेगा। यहाँ सही पूछा है, सही पूछा है इसका मतलब ये बराबर लगा। अब ये अगर समीकरण सही हो तो क्या होगा, माइनस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस की जगह भाग लगाओ, प्लस की जगह गुणा, भाग की जगह प्लस और गुणा की जगह प्लस और भाग की जगह माइनस लगाओ। और लगाने के बाद देखो क्या इससे 36 आ रहा, अगर यहाँ 36 आ रहा है तो ये समीकरण सही है, यहाँ 25 आ रहा तो ये सही है, 420 आ रहा तो ये सही है, 60 आ रहा तो ये सही है। तो चेक करते हैं पहला समीकरण। अब पहले वाले में चेंजेस करो, सबसे पहले 52, अब 52 भाग आया, बाकी जगह क्या लगाओगे -4 आया, और फिर क्या आया प्लस, प्लस की जगह लगाओगे गुणा आया 5, फिर गुणा की जगह क्या लगाओगे, गुणा की जगह लगाएंगे प्लस, फिर आएगा 8, और माइनस की जगह क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे 2। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने में बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या हल करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर कितना, माइनस। सबसे पहले भाग हल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 52 माइनस, और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 और आगे वाला आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 52 और ये प्लस का 4, तो प्लस का हो गया 56 और माइनस का हो गया 20। 56 में से 20 गया तो आंसर कितना गया 36, और ये भी कह रहा है कितना होना चाहिए 36। तो ये समीकरण चेंज करें तो ये वाला जो इक्वेशन है ये परिवर्तन के बाद ये आपका सही समीकरण है, जिसका आंसर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। आसान है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते बहुत हैं। अब ये आता है, ये जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन था जहां पे चिन्ह परिवर्तन थे। ये जो टॉपिक है ये है लॉजिकल डिजिट का, और ये जो लॉजिकल डिजिट होता है इसका मतलब एक अल्फाबेट को, जैसे मैंने यहाँ 5 है और 5 के आगे मैंने 25 लिखा, तो 5 को 25 लिख रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही तो लॉजिकल डिजिट है। 5 का स्क्वायर लिख दिया, अब मैं 25 की जगह 26 भी तो लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। मैं यहाँ 24 लिख दूंगा तो आप क्या कहोगे सर 5 का स्क्वायर -1 कर दिया। तो एक्चुअल में 5 से लॉजिक लगा के लिख रहे हो, वही चीजें यहाँ करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये गुणा का कोई मतलब नहीं होता है, आपको देखना है 56 और 72 से 79 कैसे आए। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इस दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 8 है ना, 8 है। अब 8 का भाग 56 में दोगे तो 7, 8 का भाग 72 में दोगे तो 9, दोनों में कॉमन फैक्टर ये 79 आ गया। अगेन देखो चेक करवाता हूँ, 32 गुणा 4। अब देखो यहाँ पर इसको लिखा हुआ है 81। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 4, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 4, 4 का भाग 32 में दिया, 8 4 का भाग दिया, कॉमन फैक्टर ढूंढा है, 8 8 नहीं ढूंढा, क्योंकि अगर 8 यहाँ देते तो यहाँ पर इसको 4.02 ऐसे लिखना पड़ता। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, 49 गुणा 42। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली समझ में भी नहीं आता है अगर एक अच्छे तरीके से नहीं सीखो। अब दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढो, दोनों का कॉमन फैक्टर 6 या 7 है। 6 तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन 7 है, 7 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 7 का इसमें दिया तो 7 7 है 49 और 7 6 42, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 76 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, समझ सकते हो। नेक्स्ट आया, क्या दिया हुआ है, शब्दकोश, डिक्शनरी ऑर्डर। एक बात ध्यान देना, डिक्शनरी ऑर्डर में जब शब्दों को लगाना आता है तो इनको लगाने का एक ही तरीका है, इनको किस क्रम में लगाना होता है, वर्णमाला के अनुसार लगाना होता है। और वर्णमाला का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ण सबसे पहले आता है वही डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। यानी ABCD आई तो ए सबसे पहले आता है, तो ए वर्ण वाला शब्द सबसे पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरे को एक वर्ड यहाँ पे दे दिया, एक ने वर्ड दे दिया कैट और एक ने वर्ड दे दिया मुझे रैट। हमेशा याद रखना, जब भी कभी अपन वर्णमाला में वर्णों की तुलना करते हैं हमेशा लेफ्ट से राइट तुलना करते हैं। तो लेफ्ट में यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चे, आर लिखा है। अब सी और आर में कौन सा वर्ण सबसे पहले आता है ये आप मुझे चेक करके बताएं। तो सी और आर में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले सी आता है, तो आगे वाले वर्ण देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वर्ण पहले आता है तो ये शब्द है, ये शब्दकोश क्रम में क्या आएगा, पहले आएगा। और अगर ये पहले आएगा तो दो वर्ण है तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो शुरुआत में अलग अलग थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि शुरुआत के वर्ण ही समान आ जाए। जैसे मैंने लिखा DREAD और एक मैंने लिख दिया DREOL, ऐसे कुछ वर्ड लिख दिया मैंने। अब आपको बोलेगा इनमें कौन सा पहले आएगा, तो एक बात ध्यान रखना, अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट वर्णों की तुलना करेंगे। अगर समान है तो आगे बढ़ जाएंगे और अलग अलग है तो जो वर्ण पहले आया वो शब्द पहले आ जाएगा। अब देखो डी आया और डी आया, कौन पहले आएगा नहीं पता। अब नहीं पता तो आगे बढ़ जाओ, ये आर और ये आर कौन पहले आया नहीं पता,
आगे बढ़ जाओ। ये ई और ये ई कौन पहले आया नहीं पता, आगे बढ़ जाओ। क्यों भाई, समान आ रहा है, आगे चलो। यहाँ पे क्या मिला, ए मिला, और यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला। अब ए और ओ में कौन पहले आता है, ए पहले आता है, तो ये सब पहले आ जाएगा और ये शब्द क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। समझ में आ गई होगी। अब आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एक बार देखो कि आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है बच्चे, और अगर यहां तक पूरा पूरा सेम है तो यहां अगला वर्ड ओ है। एक बार अलग लिखता हूं, बाकी आपको अलग नहीं लिखना, यह समझना है। यहां अगला वर्ड ओ है, यहां अगला वर्ड ओ है, और यहां अगला वर्ड आई है। तो एक्चुअल में आपकी इन वर्डों में तुलना होगी। अब इन वर्डों में देखो तो ये 3 एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। तो ये 2 एक जैसे, अगर ये अकेला होता तो ये पहला आ जाता, लेकिन ये 2 एक जैसे हैं, इसका मतलब इन दोनों में कोई पहला दूसरा आएगा, तो इन तीनों में ओ वालों में तीसरा चौथा पांचवा आएगा। अब इनमें कौन सा आएगा पहला और दूसरा, तो यानी इसमें और इसमें से पहला और दूसरा आएगा। अब इसमें कौन आएगा, तो यहां देखो आई और यहां आई, कौन पहले आया नहीं पता, दोनों सेम आ गए। अब उन वर्णों में आगे जाओ, यहां क्या मिला आपको, सी मिला, यहां आपको क्या मिला, सी मिला, कौन पहले आया नहीं पता। अब यहां देखो बच्चे, यहां ए आया और यहां क्या आया, आई आया। ए और आई में कौन पहले आता है, बोलो, ए और आई में कौन पहले आता है, ए पहले आता है, और ए पहले आता है तो ये शब्द शब्दकोश क्रम में क्या आएगा, पहले आएगा। और अगर ये पहले आएगा तो आई वाले 2 ही तो थे, तो उसमें अगर ये पहले आएगा तो नो डाउट ये दूसरे नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा, यानी 5वां शब्द दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद ओ वाले पे आओ। ओ वाले में देखो ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है, तो इसकी तुलना तो हो नहीं सकती। इसके बाद देखो यहां पर क्या मिला आगे आपको, यहां पर मिला एल, यहां पर मिला सी, और यहां पर क्या मिला एफ। तीनों ही अलग अलग है, 2 सेम आ जाते तो प्रॉब्लम आती, तीनों अलग अलग है। तो देखो कौन सा पहले आता है, सी पहले आता है, यानी ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और एफ पहले आता है, यानी ये 4 नंबर पे आ जाएगा, और एल सबसे लास्ट में आता तो 5 नंबर पर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर 2 तरह में दिया जाता है, तो आरोही क्रम, एक अवरोही। जब कुछ भी नहीं हो तो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो ये नहीं है, ये है। ये पहला नंबर पे कौन सा शब्द आया, 2 नंबर वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आया, 5वें नंबर वाला। तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आया, तीसरे नंबर वाला। चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आया, चौथे वाला। 5वें नंबर पे कौन सा शब्द आया, पहला। और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे आते हैं। आपको दिया हुआ शब्द ट्राइंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब एक बात बताता हूं, देखो अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटर पेयर, इंग्लिश में लेटर पेयर बोलते हैं। और युग्म का मतलब क्या होता है, कोई एक शब्द आपने लिखा, मैंने लिखा डियर, ये एक शब्द है, और इस शब्द में 4 वर्ण हैं। अब देखना अंग्रेजी वर्णमाला में भी मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिख दिया। अब देखो गौर से समझो, यहां डी और ई एक अक्षर युग्म है। कैसे कैसे पता चला, क्योंकि इस शब्द में डी और ई के बीच एक भी वर्ण नहीं है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी डी और ई के बीच एक भी वर्ण नहीं आता, तो ये एक अक्षर युग्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं ए डबल पी एल ई। अब ए डबल पी एल ई में ए और ई एक अक्षर युग्म कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ए और ई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 ही वर्ण है और यहां पर भी 3 ही वर्ण है, तो ये अक्षर युग्म हो गया। समझ में आ गया होगा। अब करते कैसे हैं, करने के लिए क्या करना है, कोई भी वर्ण लेते हो उससे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, यानी लेफ्ट से राइट जाना स्टार्ट कर दो। तो लेफ्ट से राइट जाओगे, बोलते देखो देखो डी से आगे अंग्रेजी वर्णमाला में ई आना चाहिए, और ई ही दे रखा है तो ये अक्षर युग्म हो जाएगा। और अगर कुछ और होता तो आगे बढ़ जाते, डी ई एफ जी, इस तरह से। तो 2 बातें का ध्यान रखना, 2 रूल होते हैं, एक तो लेफ्ट से राइट जाना है और एक राइट से लेफ्ट जाना है, पहला बात ये। दूसरा, अगर कहीं बोलते बोलते आप जेड तक पहुंच जाओ तो जेड से वहीं पर रुक जाना। आपको रुकने के 2 तरीके हैं, या तो जेड तक रुक जाओ या फिर छोर पर पहुंचकर रुक जाओ। तो दोनों में से जो भी काम पहले होता है वही कर देना। ठीक है, अब देखो ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। कई कहते हैं सर ऊपर गिनती लिख दें, आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है। देखो टी के बाद, देखो टी के बाद इधर से स्टार्ट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों जाना है जब तक मना ना करे, ये बात ध्यान रखना। देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैंने जो वर्ण बोला उस जगह अगर वही वर्ण होगा तो वो अक्षर युग्म है, और नहीं है तो आगे बढ़ते जाओ। जेड आ गया, जेड के बाद में ए नहीं बोलना है, बस वहीं रुक जाओ।
आर के बाद में देखो STUVWX नहीं मिला, IJKLMN नहीं मिला, ABCDE देखो मिला कि नहीं मिला, ई मिला। तो एक अक्षर युग्म कौन सा मिल गया मेरे को, ए और ई। आगे बढ़ जाओ, NOPQ नहीं मिला, GHI नहीं मिला, LM नहीं मिला। तो इस तरह से चले गए। अब उधर से आ जाओ, अब उधर से आते हैं तो देखो EFG, तो देखो एक तो EG का मिल गया, जी के बाद में देखो आगे खत्म नहीं हुआ है, आगे चलो, क्या पता और भी कोई बनाता हो जो E से लेकर के, तो EFGHIJKL नहीं बना, LMN तो LN का बन गया, N के बाद OPQR नहीं बना, GHIJKL NOPQR ABCDIJKRS तो एक भी नहीं बना, यानी इसमें टोटल कितने बने, 3 पेयर्स बने, यानी आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 लेटर पेयर बने। चलिए, और आपके पेपर का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 गणितीय संकारकों का स्थान बदलने आपस में बदले और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें, यानी ये चेंज करके इस समीकरण को आपको सही करना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या कहता है, आप जहां भी समीकरण में माइनस लगा हुआ है वहां गुणा लगाओ, और जहां गुणा लगा हुआ है माइनस लगाओ, फिर अगर ये सही हो रहा है तो आप इसको सही कर दो। जहां पहले भाग लगा हुआ है वहां माइनस लगाओ, माइनस की जगह अगर ये कह रहा है तो ये कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, भाग की पोजीशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग अगर इस समीकरण को लिखूं तो ये 16 माइनस की जगह गुणा आ जाएगा 24 और गुणा की जगह माइनस आ जाएगा 2 भाग 10 प्लस 104। अब मैं इसको सोल्व करूं उससे पहले ही कह सकता हूं कि इसका आंसर 0 कभी नहीं आ सकता। बोलो क्यों नहीं आ सकता? आप देखो, सबसे पहले भाग सोल्व करोगे, 2 में 10 का भाग दोगे, आगे माइनस और इधर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में 10 का भाग दोगे 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 आ जाएगा तो पूरे का मान पॉइंटों में चलेगा, और पॉइंटों वाला मान कभी 0 के बराबर नहीं होता। 5 के बराबर हो सकता है लेकिन 5.1 के नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। अब इसको देखो, भाग और माइनस को चेंज करना है, 16 भाग 24 गुणा में 2 और भाग का मतलब माइनस में 10 प्लस में 104। अब ये भी मैं आगे आपको बता दूं, ये भी 0 के नहीं आएगा। बताओ कैसे? क्योंकि 16 में 24 का भाग दोगे, 16 में 24 का भाग दोगे, पॉइंटों में आएगा, आगे जाएगा नहीं, तो नो डाउट ये भी हो गया। तो आप इतनी अगर अप्रोच रखते हो तो एक लाइन में ही आप उसका आंसर दे सकते हो, माइनस और। अब देखो, आपको पता दोनों में से एक आंसर आना है, कोई सा भी एक चेक कर लो। अगर ये वाला चेक कर लिया तो ये आंसर, ये या तो ये आ गया, नहीं आया तो ये आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको 4th नंबर चेक करके बताता हूँ। 16 लिखा मैंने और माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, 24 की जगह 24, जो चेंज करा रहा है उसको। अब भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, भाग आ जाएगा 2, फिर भाग की जगह गुणा में 10 प्लस की जगह 104। चेक करें इसको। चलो, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करेंगे। तो देखो 16 माइनस 24 में 2 का भाग 12 गुणा में 10 प्लस 104। अब देखो 12 गुणा 10 120, तो 16 माइनस 120 प्लस में 104। अब बताओ आगे थोड़ा सा और। तो देखो प्लस का 16 और प्लस का 104, तो प्लस का कितना हो गया 120 और माइनस का कितना हो गया 120। प्लस का भी 120 और माइनस का भी 120, तो आंसर कितना आ गया 0। और क्या 0 0 के बराबर होता है? हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, और पेपर्स पे बिल्कुल फोकस करें, ये वो बताता है कि आप कितने गहराई में हो। पढ़ना अलग चीज होती है, उस पढ़ने को पेपर में उतारना अलग चीज होती है। ये क्वेश्चन सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर जाएंगे, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में 1 मिनट लेंगे और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ जाएंगे। यहीं से कंपटीशन का अंतर पैदा होता है, और वो अंतर आपको बच्चे समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो अंतर नहीं समझोगे आपके प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए स्पीड भी जरूरी है और एक्यूरेसी भी जरूरी है, वही बच्चा कंपटीशन निकालता है। एक बोलता है मेरे को आता है और एक बोलता है मैं करता हूं। जो करने वाला है वो ज्यादा फायदेमंद है। प्रैक्टिस पेपर जितने करोगे आप अपना वैल्यूएशन कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन पे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।